हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक के, यानी आपको बेसिकली यदि हम बात करें एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में 3 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर 16। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे हम आपको क्रमशः चैप्टर वाइज चैप्टर और सभी के सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और आप इन क्वेश्चनों को यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके एनुअल एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 में, देखते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। यानी एक नॉर्मल पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र पेपर में पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है परागण क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण को समझाइए। आपको परागण या पॉलिनेशन क्या है ये बताना है तथा साथ ही साथ परागण जो 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इनको भी आपको समझाना है। इनके मध्य अंतर भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो आपको ओव्यूल्स या बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक जिसको हम कहते हैं, या मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी को आपको समझाना। ये 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिक संलयन किसे कहते हैं, समझाइए। त्रिक संलयन जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिक संलयन क्या होता है ये आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसे कहते हैं, समझाइए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बहुभ्रूणता के कितने सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सहित आपको बहुभ्रूणता समझानी है कि बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होती है। अगला क्वेश्चन है असंग जनन अथवा एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है ये आपको बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता चुका कि स्वपरागण और परपरागण के मध्य अंतर भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है परागण तथा निषेचन के मध्य अंतर लिखिए। यानी परागण या पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन के मध्य भी आपसे अंतर पूछ सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है, अपरा या प्लेसेंटा के कार्य पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म चक्र को समझाइए। तो आपको मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र क्या होता है इसको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन को परिभाषित कर इसके महत्व लिखिए। निषेचन को परिभाषित करनी है तथा साथ ही साथ इसके इंपोर्टेंस यानी जो भी महत्व होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी एक शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपसे वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र भी पेपर में बनाने के लिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्यों। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है और बार बार रिपीट होता है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, इसका रीजन क्या है, क्या कारण है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है अंड जनन तथा शुक्र जनन में अंतर लिखिए, यानी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो अंड जनन व शुक्र जनन के मध्य आपको अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है वृषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए वृषण का नामांकित चित्र बनाना है यानी टेस्टेज का एक नामांकित चित्र बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अंड जनन व शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाइए। अंड जनन व शुक्र जनन की प्रक्रिया को आपको समझाना है ग्राफिकल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है अंड जनन व शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्सों के नाम लिखिए। देखिए यह क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि अंड जनन व शुक्र जनन को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं।
चलिए अब चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस यानी महत्व लिखना है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेंस या कृत्रिम गर्भाधान क्या है तथा इसके महत्व भी आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी को समझाइए। देखिए इसको आपको ऐसा भी दे सकता है कि पुरुषों की नसबंदी या महिलाओं की नसबंदी को समझाइए, तो आपको ट्यूबेक्टोमी व वैसेक्टोमी, ये क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसिंटेसिस क्या होती है और एमनियोसिंटेसिस के जो भी इंपॉर्टेंस या महत्व है वो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए तथा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। यहां पे 2 क्वेश्चन आपके इंक्लूड है, क्योंकि आपसे जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पूछ सकता है तथा साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी को समझाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंध्यता या बांझपन क्या है, पुरुषों तथा स्त्रियों में बंध्यता के कारण लिखिए। पुरुषों में तथा स्त्रियों में बंध्यता के क्या क्या कारण होते हैं, किस कारण से बंध्यता या बांझपन उत्पन्न हो जाती है, ये कारण आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न यौन संचरित रोगों के बारे में टिप्पणी लिखिए। यानी आपको पहला दिया गया है एड्स, दूसरा है सिफिलिस, तीसरा है गोनेरिया और चौथा है ट्राइको, यहाँ पे ट्रा बना लेना है आपको, ट्राइकोमोनियासिस। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी यौन संचरित रोग हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे सिफिलिस हो, चाहे गोनेरिया, चाहे ट्राइकोमोनियासिस, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि एड्स पर टिप्पणी लिखिए, या ऐसा दे देगा कि एड्स के कारक, निवारण व इसके उपचार लिखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 60 टिप्पणी लिखने के लिए 2 या 3 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पहला है पात्रे निषेचन, जिसको हम IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा है गिफ्ट, तीसरा है जिप्ट, यानी गिफ्ट यहाँ पे है और जिप्ट दोनों आपको तैयार करना, यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये दोनों विधियां जो है आपको तैयार करनी है, दोनों क्रियाएं पूछी जाती है पेपर में। अगला है अंतःगर्भाशयी युक्तियां या IUD, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए अब चैप्टर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो देखिए चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण लिखिए। मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे, ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता एवं सह प्रभाविता को समझाइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को आपको समझाना है, और ये दोनों मेंडल के नियम के अपवाद हैं, इसलिए आपको ऐसा भी दे सकता है कि मेंडल नियम के अपवादों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों को समझाइए। तो देखिए मेंडल के 3 नियम है, पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी क्रिया विधि को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में हीमोफीलिया तथा वर्णांधता रोगों की जो वंशागति है और वंशागति के कितने प्रकार होते हैं। जैसे पेपर में कैसे आपको मिलेगा कि वाहक स्त्री का यदि विवाह किसी भी सामान्य पुरुष से कर दिया जाए तो होने वाले संतानों की स्थिति बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको इनसे मिलेंगे, चाहे वो हीमोफीलिया का पूछ दे आपसे, चाहे वो वर्णांधता की वंशागति पूछ दे, कोई ना कोई क्वेश्चन एक अथवा में आपको अवश्य इनसे मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की संरचना एवं कार्य लिखिए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और उसके जो भी फंक्शन है वो आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीटीन तथा लैंप ब्रूस क्रोमोसोम को सचित्र समझाइए, या आपको ऐसा भी दे सकता है कि विशिष्ट क्रोमोसोम क्या होते हैं समझाइए। अगला क्वेश्चन है समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव में अंतर लिखिए। समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव के मध्य आपको अंतर बताना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप के मध्य अंतर बताना है। इन दोनों अंतर में से कोई ना कोई अंतर 3 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब चैप्टर 6 के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 6 में देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको आपको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला है डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर लिखिए। ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, या आपसे ऐसा भी दे सकता है कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल समझाइए। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना तथा साथ ही साथ डीएनए व आरएनए में अंतर, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आरएनए क्या होता है,
आरएनए के प्रकारों को समझाइए। आरएनए बेसिकली 3 प्रकार के जो होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इन आरएनए को आपको समझाना है, क्योंकि आपसे ऐसा भी पेपर में दे सकता है कि मैसेंजर आरएनए को समझाइए, मतलब अलग अलग आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसको हम डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापन को समझाइए तथा इसकी उपयोगिता भी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक कोड को समझाइए तथा आनुवांशिक कोड के लक्षण लिखिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अलग अलग पूछे जा चुके हैं। आनुवांशिक कोड के लक्षण भी पूछा जा चुका है एक बार, और आनुवांशिक कोड क्या होता है ये भी समझाना, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है 4 गाप का नियम। देखिए 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 गाप का नियम जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है जीनोम या जीनोमिक्स क्या होता है, इसके अनुप्रयोग लिखना है। क्या लिखना है, इसके अनुप्रयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन है अनुलिपिकरण को समझाइए। अनुलिपिकरण या ट्रांसलेशन को आपको समझाना है, यह क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। चैप्टर 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चैप्टर 7 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि समजात अंग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। समजात अंग आपको बताने, समजात अंग क्या होते हैं इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। अगला क्वेश्चन है समवृत्ति अंग व अवशेषी अंग को उदाहरण सहित समझाइए। यानी समवृत्ति और अवशेषी अंग, अवशेषी अंगों को आपको उदाहरण सहित समझाना है। अगला क्वेश्चन है समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर लिखना है आपको, यानी आपको अच्छे से इनके मध्य डिफरेंस भी बताना है। अगला क्वेश्चन है डार्विन का सिद्धांत या डार्विनावाद को समझाइए। डार्विन का जो सिद्धांत था यानी डार्विनावाद को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है जैव विकास में लैमार्कवाद की भूमिका को समझाइए। जैव विकास के संदर्भ में लैमार्क की भूमिका को आपको समझाना, यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य अंतर बताइए। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाना है आपको। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में मिलर व यूरो के प्रयोग को समझाइए। तो जैव विकास के संदर्भ में मिलर व यूरो का जो प्रयोग है यह आपको समझाना है। अब देखते हैं यहां पे हम चैप्टर 8 के, चैप्टर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो देखिए चैप्टर 8 में आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्यसन क्या है, व्यसन या एडिक्शन क्या होता है, इसके प्रमुख कारणों को समझाइए। और व्यसन के क्या क्या दुष्परिणाम या क्या क्या कारण होते हैं ये आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है एड्स क्या है, इसके लक्षण, रोग तथा नियंत्रण को समझाइए। एड्स के कारक तथा इसके जो भी लक्षण होते हैं और नियंत्रण करने के लिए इसके क्या क्या उपचार कर सकते हैं हम, ये भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कैंसर क्या है, इसके लक्षण तथा प्रकारों को समझाइए। ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो कैंसर क्या है, इसके लक्षण व प्रकारों को समझाना है। अगला क्वेश्चन है एलर्जी क्या है, इसके प्रमुख कारणों को समझाइए। तो एलर्जी क्या होती है, एलर्जी के जितने भी कारण हैं वो आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं, समझाइए। ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं, समझाइए। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है, समझाइए। तो ये जो प्रतिविषाणु इंटरफेरॉन होते हैं ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला यहाँ पे कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि 2 या 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से इन पर टिप्पणी जो है तैयार करनी है। पहला है औषधि व्यसन के ऊपर, औषधि व्यसन क्या होता है इस पर टिप्पणी लिखनी है। दूसरी है एलर्जन क्या होते हैं, साथ ही साथ अगला है वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है, ये भी आपको समझाना है। इसके बाद है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, ये आपको समझाना है। और इसके बाद है सामक औषधियां, इन पर आपको अच्छे से टिप्पणी जो है तैयार करना है। चैप्टर 10 के यदि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखना है। किसमें किसमें, खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। दूसरा है जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखना है। जीवाणुओं के किन किन क्षेत्रों में उपयोग होते हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता बताइए। कवक या फंगाई का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जैविक यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग, या इसको हम ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसको हम शॉर्टकट में बीओडी कहते हैं।
तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि बीओडी होती क्या है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इस पर 60 टिप्पणी आपको तैयार करके रखना है। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। आपको बताना है कि जो जैव उर्वरक होते हैं ये मृदा की उर्वरता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो बायोगैस क्या होता है, इसका नामांकित चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। अगला क्वेश्चन है जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, जैव शाकनाशी तथा जैव कीटनाशी को समझाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है ये आपको समझाना है। और लास्ट क्वेश्चन वन ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं, इनके प्रमुख स्रोत या सोर्स लिखने हैं तथा साथ ही साथ इसके जो भी गुण हुआ इनकी उपयोगिता है वो आपको बताना है। चलिए चैप्टर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए चैप्टर 11 से आपको केवल 5 क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। प्लाज्मिड के जितने टाइप्स होते हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या होती है, इस तकनीक के उपकरण का भी नाम लिखना है आपको, यानी इस तकनीक में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है और डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या होती है ये आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग को परिभाषित करना है तथा इसका इंपोर्टेंस बताना है, यानी कि इसके महत्व लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है पीसीआर या इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को आपको सचित्र वर्णन करना, यानी चित्र सहित आपको अच्छे से समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये आपको बताना है। चलिए चैप्टर 12 के यहां पे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चैप्टर 12 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके प्रमुख उद्देश्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग लिखना है। जैव तकनीकी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट बताने हैं व इनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बताना है। अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी तथा बायोपोटेंट क्या होता है ये समझाइए। ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 12 से कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल तकनीक क्या होती है, इसकी उपयोगिता लिखनी है। ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या इनको हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं तथा ट्रांसजेनिक जीव या पौधे तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं, इनको क्यों तैयार किया जाता है, इनके क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्ट हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जीएमओ या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ लिखिए। यानी जो जीएमओ यानी इसका फुल नेम होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आपको यहां पे बताना है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित जीव होते हैं या फसल होते हैं उनके क्या लाभ हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य या भोजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो यहां पे आपको चैप्टर 12 के इतने सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। चलिए अब चैप्टर 13 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर 13 में आपको इतने क्वेश्चन यहां से तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन है समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर लिखना है, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं, इनमें पाए जाने वाले अनुकूलन को समझाइए। यह क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा अनुहरण व छद्मावरण में अंतर, यह क्वेश्चन भी 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मरुद्विदी पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन को समझाइए, यानी जीरोफाइट्स पौधे क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से एडाप्टेशन या अनुकूलन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दलदली पौधे या मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं, इनमें पाए जाने वाले अनुकूलन को समझाना है। देखिए कोई भी पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। यहां पे देखिए आप निम्न पर टिप्पणी लिखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला है सहजीविता क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है सहभोजिता। तीसरा है एंटीबायोसिस। चौथा है परभक्षिता क्या होती है, और इसके बाद है परजीविता। और इसके अलावा है छद्मावरण, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। यहाँ पे 8-60 क्वेश्चन दिए गए हैं, टिप्पणी जिन पर लिखना है। आपको 60 नोट इनके बारे में तैयार करना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलिए चैप्टर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। तो चैप्टर 14 के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन करना है। यानी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के जो भी बायोटिक कंपोनेंट है, हालांकि एबायोटिक कंपोनेंट पेपर में कभी भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य रूप से आपको बायोटिक कंपोनेंट या पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला को सचित्र समझाइए। यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है यानी फूड चेन होती है, इसको आपको समझाना है। इसके बाद है खाद्य जाल को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कोई भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है समझाने के लिए, तो आपको पूरा ग्राफिकल फॉर्म में बना करके समझाना है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखना है। तो देखिए चैप्टर 14 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से छोड़ना नहीं है। तो खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के मध्य अंतर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि पोषण स्तर क्या यानी ट्रैफिक लेवल क्या होते हैं, इनको समझाइए। तो पोषण स्तर क्या होते हैं, आपको प्रोड्यूसर से लेकर के डिकम्पोजर यानी कि उत्पादक से लेकर के अब घटक तक जिस प्रकार से पोषण स्तर होता है, यानी पोषण जो खाने का जो एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या हम ये कह सकते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक पर जो पोषण या भोजन का जो प्रभाव होता है वो आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है समझाइए। यह क्वेश्चन वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। या आपसे पेपर में ऐसा भी दे सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की हानि कैसे होती है, ये आपको समझाना है। तो पारिस्थितिक तंत्र में चाहे ऊर्जा हानि कैसे होती है ये आपसे पूछे, चाहे आपसे ये पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, जीव संख्या तथा जीव भार के पिरामिड को समझाइए। अब देखिए जीव भार के पिरामिड और जीव संख्या के पिरामिड में आपसे यहां पे एक कंडीशन याद रखनी है कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जीव भार का उल्टा पिरामिड बनाइए, या मतलब जैसे जैसे आपसे ऐसा पूछ सकता है कि वन में जीव भार का पिरामिड बनाइए या घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको पेपर में घुमा करके देख सकता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, ये आपको समझाना है। देखिए ऊर्जा का जो सीधा पिरामिड होता है ये अक्सर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऊर्जा का पिरामिड आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण किसे कहते हैं, जल क्रमक व मरुक्रमक को समझाइए। जल क्रमक व मरुक्रमक यानी हाइड्रोसियर और जीरोसियर, इन दोनों को आपको समझाना है प्लांट सक्सेशन के अंतर्गत। अब चैप्टर 15 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वन्य प्राणियों के नष्ट होने के 5 कारण लिखिए। वन्य प्राणी क्यों नष्ट हो रहे हैं, इनकी संख्या में क्यों लगातार गिरावट आ रही है, इसके क्या कारण है ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक वानिकी के उद्देश्य लिखिए। यानी सामुदायिक वानिकी के क्या क्या ऑब्जेक्ट या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। इनके क्या क्या स्तर हैं संगठन के, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं यानी नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तथा साथ ही साथ भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं इनके नाम भी आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभयारण्य क्या होते हैं यानी सेंचुरीज क्या होती है, भारत के प्रमुख अभयारण्यों के नाम लिखना है। इसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य या ऑब्जेक्ट आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती है यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और इंडेंजर्ड स्पीसीज किस प्रकार के होती हैं, कितने प्रकारों की होती है, इनको भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के प्रकार तथा महत्व बताइए। तो जैव विविधता के जो भी प्रकार हैं वो आपको बताना है, यानी बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप्स की होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के वनों की विशेषताएं लिखनी है तथा वनों के क्या क्या इंपॉर्टेंस या महत्व होते हैं ये भी आपको समझाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज चैप्टर क्रमशः हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। और देखिए यहाँ पे बेसिकली एमपी बोर्ड के अंतर्गत यदि हम देखें तो चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर 16 को हटा दिया गया है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर 1, 9 और 16 के क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया है। यदि आप किसी भी बोर्ड में यदि चैप्टर 1, चैप्टर 9 या चैप्टर 16 नहीं हटा है तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो हमने आपको
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज चैप्टर वहां पे प्लेलिस्ट में भी एक बार क्रमशः चैप्टर वाइज चैप्टर अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई वीडियो जो है प्रोवाइड करा दी है, तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।